सो वेलकम बैक। एज आई वाज टेलिंग यू कि जो हमारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, एक उसमें स्कोप को मैनेज करना है, एक प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम को मैनेज करना है। इसी तरह एक और है प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट को मैनेज करना है। जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट इनकर होंगी, हमें वो कॉस्ट को मैनेज करना होगा। देन प्रोजेक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं या मैटर्स हैं, उनको हमें मैनेज करना है। एक एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट के ऊपर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल है, इसके अंदर फिजिकल रिसोर्सेज भी शामिल हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में अगर मैं कहूँ, तो प्रोजेक्ट के ऊपर यूज होने वाला मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट, इस तरह की जितनी चीजें या फैसिलिटीज, लाइक मुझे एक ऑफिस चाहिए, मुझे ऑफिस एज अ रिसोर्स, मुझे कंप्यूटर्स में भी चाहिए हो, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए होगी, वट, ये सारी का सारा मेरे पास रिसोर्सेज में आ जाता है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर यूज होने वाली सारी रिसोर्सेज को मैनेज करना, ये एक अदर एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट के मैनेज करने वाला, और हम उसको एस्पेक्ट को हम कह रहे हैं नॉलेज एरिया। इसी तरह प्रोजेक्ट के ऊपर जो कम्युनिकेशन मैनेज होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, कब कब मीटिंग्स मीटिंग्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीटिंग जो है वो कब कब होंगी, कौन कौन मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वगैरह वगैरह। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट के ऊपर कम्युनिकेशन को मैनेज करने का एक एस्पेक्ट है। देन प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क को मैनेज करने का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक्चुअली ये रिस्क जो है वो सारों को ही कवर करता है। हमें स्कोप से रिलेटेड भी रिस्क देखना है, हमें टाइम से रिलेटेड भी रिस्क देखने हैं, हमें कॉस्ट से रिलेटेड भी, क्वालिटी से, रिसोर्सेज से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और जो अगले नॉलेज एरियाज हैं उनसे रिलेटेड भी। तो रिस्क को हमने कैसे मैनेज करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, ये मेरे पास एक अदर नॉलेज एरिया। फिर प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली प्रोक्योरमेंट। अब आप देखें यहाँ पे रिसोर्सेज का और प्रोक्योरमेंट का, इसका मैं एक लिंक आपको बताता हूँ। रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हमने मैनेज करना है। तो अब कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास वो एक्सपर्टीज, उतने एक्सपीरियंस के लोग ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन हो सकता है कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज हमें बाहर से एक्वायर या हायर करने पड़े। अब ये जो बाहर से हम लोग हायर करते हैं, ये हमें एचआर डिपार्टमेंट करके देता है। इसी तरह हमारे पास कुछ मशीनरी, कुछ फैसिलिटी, कुछ इक्विपमेंट, कुछ मटेरियल में भी ऑलरेडी अवेलेबल हो, लेकिन हमें कुछ मटेरियल, कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट या अदर फिजिकल रिसोर्सेज वो बाहर से प्रोक्योर करने पड़े। तो वो जो हम सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्टर से ये चीजें प्रोक्योर करते हैं, वो हमारे पास प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के जुमरे में आता है, और वो हमारे पास एक नाइन्थ नॉलेज एरिया है। देन लास्ट नॉलेज एरिया जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। स्टेक होल्डर क्या है? ये भी हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं अभी आपको बस एक हल्का सा इसका क्लू दे देता हूँ। स्टेक होल्डर हर वो इंडिविजुअल, हर वो ग्रुप, हर वो इंस्टीट्यूट, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, इवन हर वो कंट्री है जो कि हमारे प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो सकता है या हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकता है, चाहे ये इफेक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो हर वो बंदा जो हमारे प्रोजेक्ट से इफेक्ट होगा या हमारे प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चाहे वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव हो, चाहे वो इफेक्ट पॉजिटिव हो, चाहे वो इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो, बट दैट पर्सन और इंडिविजुअल और ग्रुप विल बी कंसीडर्ड एज स्टेक होल्डर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मसलन अगर मुझे एक हाई राइज बिल्डिंग इस्लामाबाद में बनानी है, तो सीडीए में भी वुड बी वन स्टेक होल्डर। उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी अनदर स्टेक होल्डर, क्योंकि एविएशन यहाँ पे एक खास हाइट से ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। मे बी डिफेंस से रिलेटेड कोई अगर इसमें इम्प्लीकेशन है, तो वो एक अदर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। प्लस जो बाकी जर्नल कॉमन है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए। और अगर वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल नेचर का प्रोजेक्ट है, तो फिर मीडिया भी उसके अंदर स्टेक होल्डर बन जाता है, जनरल पब्लिक जो है वो भी स्टेक होल्डर शायद बन जाए। सो ये मेरे पास 10 एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट है। अब आती है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने कहा था, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट बेसिकली मेरे पास स्कोप के एक्सपर्ट्स, स्कोप रिलेटेड, लाइक कोई इंजीनियर है, वो उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बातें कर रहा होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, वगैरह वगैरह। एक पूरी टीम होगी जो प्रोजेक्ट के जो पूरा स्कोप है उसमें से डिफरेंट हिस्सों पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, तो कुछ उसके अंदर कोडर होंगे, वो कोड पे काम कर रहे होंगे, कुछ उसके अंदर वो डीबग कर रहे होंगे, कुछ टेस्टर होंगे, कुछ डिजाइन वो जो करते होंगे, कुछ कंटेंट राइटर होंगे। तो ये सारे मिलके इस प्रोजेक्ट को, स्कोप को देख रहे हैं।
ठीक है? इसी तरह कुछ लोग स्केड्यूलर होंगे जिनको हम टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं, कुछ कॉस्ट से रिलेटेड लोग होंगे, कुछ क्वालिटी के एक्सपर्ट, कुछ रिसोर्सेज़ वगैरह, कुछ रिस्क एंड कम्युनिकेशन। अब सब लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं। इन सारे कामों को इंटीग्रेट कौन करता है? इनके ऊपर जो बॉस बैठा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजर वो करता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर इन सारे कामों को इंटीग्रेट करके मसलन अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है, उसका स्कोप है, उसके अंदर मैं चेंजेस करता हूँ। यार ये हम पहले 2 टावर बना रहे थे, अब हमने 3 टावर बनाने हैं। जैसे ही मैं कहूँगा स्कोप बढ़ा दूँगा, 3 टावर बनाने हैं, तो मुझे टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए होगी। ये 3rd टावर की क्वालिटी से रिलेटेड मुझे रिसोर्सेज़ भी एक्स्ट्रा, उससे रिलेटेड रिस्क एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि एक नॉलेज एरिया के अंदर छोटी-सी चेंज करने से सारे नॉलेज नॉलेज एरिया के प्लान्स या सारे नॉलेज एरिया की चीज़ें वो चेंज हो गई हैं। अब इनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो इस सारे के सारे जो बिट्स एंड पीसेस में काम हो रहे हैं, उनको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनाने के लिए हमारे पास ये इंटीग्रेशन का नॉलेज एरिया है और प्रोजेक्ट मैनेजर इस नॉलेज एरिया में कह लें या इस एस्पेक्ट को देख रहा होता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम इनिशिएटिंग में हो रहे हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी काम प्लानिंग में हो रहे हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने काम एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग में हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मैनेजर उसको देख रहा होगा। सो ये है पीएमआई का एक कह लें कि मैपिंग इसको कहते हैं कि वो उन्होंने मैप किया हुआ है प्रोसेस ग्रुप को नॉलेज एरियाज़ के साथ। सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि 5 पीएमआई के अंदर जो प्रोसेस ग्रुप्स हैं, वो वो हमारे पास ना डिफरेंट डोमेन्स हैं। एक इनिशिएटिंग की डोमेन है, एक प्लानिंग की डोमेन है, एक एग्जीक्यूटिंग की डोमेन है, एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की डोमेन है एंड एक क्लोजिंग ये 5 डोमेन्स हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है पीएमपी एग्ज़ाम, उसके अंदर यही 5 डोमेन्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली नॉलेज एरिया भी होंगे, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट इस तरह आएगा कि आपने इनिशिएटिंग में पास हुए हैं या नहीं हुए। आप प्लानिंग के अंदर पास हुए हैं या नहीं हुए, आप एग्जीक्यूटिंग में हुए हैं या नहीं हुए, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, क्लोजिंग में। और वो पास या फेल का जो मैंने आपको कल थोड़ा-सा इसका आइडिया दिया था, किसी ने क्वेश्चन किया था, वो ये है कि एक बैंड वो बताते हैं। उस बैंड के अंदर कहते हैं कि अगर लेट्स से परसेंटेज उन्होंने नहीं बताई हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपका स्कोर आ गया, तो आप ऑन टारगेट है। और अगर इससे ऊपर हो गया तो आप ऑब्वियसली अबव टारगेट है और इससे नीचे अगर आप हैं तो बिलो टारगेट है और अगर उससे भी नीचे हैं तो ऑब्वियसली आपको यू नीड सम इम्प्रूवमेंट मतलब ये बिल्कुल इसका मतलब आप आराम से बैठ के पहले पढ़ें और फिर आएँ। तो अब इसमें या तो आप 5 के 5 इन डोमेन्स में या 5 के 5 प्रोसेस ग्रुप में आप ऑन टारगेट आ जाएँ, तो भी आप पास हैं। या फिर आप 4 में अबव टारगेट हो जाएँ और 1 में ऑन टारगेट हो जाएँ या इवन 1 में बिलो टारगेट हो या इवन फेल भी हो जाएँ तब भी ठीक है। सही है? तो भी आप ओवरऑल पास हो जाएँगे। हाँ, उस प्रोसेस ग्रुप के अंदर आपके रिज़ल्ट के ऊपर लिखा होगा या उस डोमेन के अंदर आप एक्चुअल में कहेंगे कि 4 में अबव टारगेट है, इनिशिएटिंग, प्लानिंग और लेट्स से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग में अबव टारगेट है और 1 में एग्जीक्यूटिंग के अंदर बिलो टारगेट है। बट ओवरऑल लिखा होगा ऑन टारगेट और अबव टारगेट और पास। ठीक है? तो ये 5 डोमेन्स हैं जिन पे हमारा एग्ज़ाम होता है और ये जो 10 नॉलेज एरियाज़ हैं, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट है। अभी तक स्पेशली न्यू कमर्स के लिए एनी क्वेश्चन? न्यू कमर्स मीन्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं है उनका। ओके, सो आसान है चीज़ें बड़ी डिटेल में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब अगला लेवल आता है, वो लेवल है प्रोसेसेस का। बेसिकली इनिशिएटिंग के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं, एग्जीक्यूटिंग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं, मॉनिटरिंग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं, क्लोजिंग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं। मैं आपको एक ही एग्जांपल अभी बताता हूँ। लेट्स से मुझे अगर अपना कॉस्ट को प्लान करना है, लेट्स से प्लानिंग के अंदर मैं कॉस्ट को प्लान कर रहा हूँ, तो मैं कैसे प्लान करूँगा? मैं कोई एक्टिविटीज़ का एस्टीमेट लगाऊँगा, फिर उन एस्टीमेट को मैं सम अप करके बजट बनाऊँगा। तो ये 2 प्रोसेस एक और भी है, फिलहाल मैं उसको नहीं टच कर रहा। लेकिन लेट्स से ये 2 प्रोसेसेस मेरे कॉस्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया में, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में होंगे। इसी तरह टाइम से रिलेटेड होगा, कुछ प्रोसेसेस प्लानिंग में होंगे, कुछ में भी एग्जीक्यूटिंग में हो शायद, अगर हुए तो, या कुछ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में होंगे। ठीक है? सो हर प्रोसेस ग्रुप के अंदर रिलेटेड नॉलेज एरिया का कोई ना कोई एक्शन होगा। लाज़मी नहीं है कि
इनिशिएटिंग के अंदर हर नॉलेज एरिया का प्रोसेस हो, या क्लोजिंग के अंदर हर नॉलेज एरिया का प्रोसेस हो। बाज़ दफ़ा ये अभी मैं अब आपको दिखाता हूँ, पहले मैं वो चार्ट दिखा लूँ, बट अभी के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनिशिएटिंग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं, एग्जीक्यूटिंग भी, इन 5 के 5 प्रोसेस ग्रुप में कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है। और सर आप मतलब ये कह रहे हैं कि किसी एक प्रोसेस में भी 10 के 10 नॉलेज एरिया हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नहीं, अदरवाइज़ अदरवाइज़ किसी किसी एक प्रोसेस ग्रुप में, किसी एक प्रोसेस ग्रुप में सब नॉलेज एरिया के प्रोसेसेस हो सकते हैं। आपने प्रोसेस बोला, मैं कह रहा हूँ किसी एक प्रोसेस ग्रुप में हर नॉलेज एरिया के प्रोसेस भी हो सकते हैं, सिर्फ एक नॉलेज एरिया का प्रोसेस भी हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये ठीक चीज, है। ठीक है ना? अभी सो आपको इट्स नॉट कंपल्सरी के सारे होने चाहिए नहीं होने नॉलेज चाहिए। एरिया हाँ हाँ, प्रोसेस नहीं ग्रुप नहीं, के अंदर। ऐसा ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कितने हैं। टोटल 49 प्रोसेसेस हैं, ठीक है? पीएमआई का जो इस वक्त हम स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं ना, इसमें 49 प्रोसेसेस है टोटल। अब वो टोटल उसमें इनिशिएटिंग में कितने हैं और क्लोजिंग में कितने हैं और बाकियों में कितने हैं, ये अभी हम इस पे देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात समझ आ गई, ये लें, आपके सामने आ गया। इनिशिएटिंग के अंदर सिर्फ 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, और एक प्रोसेस जो है ना वो एक प्रोसेस जो है वो आपका स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बाकी इनिशिएटिंग के अंदर कोई किसी भी नॉलेज एरिया का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है? सो इनिशिएटिंग के अंदर टोटल 2 प्रोसेसेस हैं। अब आप ये फिगर टोटल 49 वाली माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद प्लानिंग ऐसा प्रोसेस ग्रुप है जिसमें हर नॉलेज एरिया में प्रोसेस, आप देखें इंटीग्रेशन में एक है, स्कोप से रिलेटेड 4 प्रोसेस हैं प्लानिंग में, टाइम से रिलेटेड 5 है, कॉस्ट से रिलेटेड मैंने जैसे कहा था 2 मैंने आपको जिक्र किया था, और तीसरे का मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। क्वालिटी से रिलेटेड एक प्रोसेस है, रिसोर्सेज से रिलेटेड 2 हैं, एंड सो ऑन। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, टुवर्ड्स एंड ऑफ योर कोर्स आपको ये सारी चीजें वैसे ही समझ आ जाएंगी, लॉजिकली बातें समझ आ जाएंगी। तो आपके पास प्लानिंग के अंदर ये 25 प्रोसेसेस हो गए। उसके बाद हम एग्जीक्यूटिंग में आते हैं। एग्जीक्यूटिंग में इंटीग्रेशन में 2 हैं, और स्कोप में कोई नहीं है, टाइम में कोई नहीं है, कॉस्ट में कोई नहीं है, एंड सो ऑन। और इस तरह 10 प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिंग के अंदर आ जाते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में भी सब में हर नॉलेज एरिया में प्रोसेस है। और क्लोजिंग में इंटरेस्टिंगली सिर्फ एक इंटीग्रेशन वाले में प्रोसेस है एक, बाकी किसी में कोई प्रोसेस नहीं है। सो टोटल अगर मैं कहूं, मेरे पास 49 प्रोसेसेस बन जाते हैं। अगर मैं इसको डाउनवर्ड गिनूं, मतलब इस तरह एक्स वाई एक्सिस पे गिनूं, तो इनिशिएटिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस हो गए, प्लानिंग के अंदर 24, और एग्जीक्यूटिंग के अंदर 10, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर 12, और क्लोजिंग के अंदर 1। और अगर मैं इस तरह इसको हॉरिजॉन्टल देखता हूं, तो फिर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर 7 प्रोसेसेस हैं, स्कोप से रिलेटेड टोटल 6 चीजें हैं जो हमें करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर, टाइम से रिलेटेड 6 चीजें हमें करनी है प्रोजेक्ट के ऊपर, कॉस्ट से रिलेटेड 4 चीजें करनी है, क्वालिटी से रिलेटेड 3 चीजें करनी है, और उसके बाद रिसोर्सेज से 6, एंड सो ऑन। सो टोटल मुझे 49 प्रोसेसेस जो हैं वो मिला ले, तो मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरी की पूरी कवर हो जाती है। अच्छा, अब जी सर जी एक जी एक चीज इस पे पूछनी है। जी जी मैं समझ रहा था कि स्कोप मैनेजमेंट जो है वो एक चीज है, एक प्रोसेस, और वो शायद प्लानिंग में आएगा एग्जीक्यूट। लेकिन ये जो नहीं आप नहीं 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 4 और 2 प्रोसेस कह रहे हैं, इसका हाँ मतलब हाँ कि हाँ, स्कोप मैनेजमेंट फर्दर डिवाइडेड है नीचे। फर्दर फर्दर देखिए, स्कोप एक एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट का, मैंने आपको ये कहा था। प्रोजेक्ट का एक स्कोप को मैनेज करना एक टास्क कह लें, एक एस्पेक्ट कह लें, टाइम को मैनेज करना, कॉस्ट को मैनेज करना, क्वालिटी को, ये एक काम है, एक टास्क है हमारा। अच्छा, इस टास्क के कुछ हिस्से हम प्लान करेंगे, कुछ हिस्से हम एग्जीक्यूट शायद ना कर रहे हो लेकिन उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करेंगे। इसकी मैं बात करता हूं, तो क्वालिटी का कुछ हिस्सा मुझे क्वालिटी से प्लान करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा क्वालिटी से रिलेटेड एग्जीक्यूट होगा, और कुछ हिस्सा क्वालिटी से रिलेटेड कंट्रोल होगा। ठीक है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल ठीक एग्जांपल है। दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मसलन ठीक है। मुझे कम्युनिकेशन जो है वो प्लान करनी है। कम्युनिकेशन प्लान करने से मुराद क्या है? हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कौन बंदा किसको किस फॉर्मेट में, किस डिवाइस के ऊपर ईमेल करेगा, रिटर्न प्रिंट भेजेगा, टेक्स्ट मैसेज करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप करेगा, या वेबसाइट पे हम अपना कोई इंफॉर्मेशन पब्लिश करेंगे कि जी 4 दिन बाद छुट्टी होगी ईद की, और वहां पे लोगों को पता चलेगा। कम्युनिकेशन का मीटिंग कब कब होगी, कौन मीटिंग्स को अटेंड करेगा, मीटिंग की कॉल करने का तरीका क्या होगा, ये सारे का सारा मैंने प्लान बना लिया। करेक्ट?
अब ये जी, प्लान जी। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जगह-जगह एक बंदा दूसरे को मेल कर रहा है, तीसरा उसको रिपोर्ट भेज रहा है, रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बन रहा है वगैरह-वगैरह, चेंज ही हो रहा है। आप रिपोर्टें भेज रहे हैं एक-दूसरे को प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे कम्युनिकेशन होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रही है वगैरह-वगैरह। अब नेक्स्ट क्या है? क्या एक एक स्टेक होल्डर कहता है यार ये आप मुझे हर हफ्ते जो चीज़ भेज रहे हो बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नीड दिस थिंग, मुझे बस एक समरी सा ग्राफ बना के दे दिया कर बस। अब ये जो बात हुई, हम इस एग्जीक्यूशन को मॉनिटर कर रहे थे और उस मॉनिटरिंग में मुझे अंदाजा ये हुआ कि जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वो या तो प्लान के मुताबिक नहीं है या फिर मेरे प्लान के अंदर कुछ चीजें जो है ना वो मेरी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे, मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। इसको मैं कहता हूँ कि मैं अपने उसको मॉनिटर कर रहा हूँ कम्युनिकेशन को कि क्या वो प्लान के मुताबिक हो रही है, और अगर प्लान के मुताबिक हो रही है तो फिर क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट को भी मीट कर रही है नहीं, या प्लान को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि एक स्टेक होल्डर आपको कहता है कि यार प्लान तो ठीक है, ये बना था कि आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन टेबल में भेजें, लेकिन अब मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। आप बस ये काट दें और मुझे ना ये वाला कॉलम भी निकाल दें, ये कॉलम भी निकाल दें, बस मुझे एक एक ग्राफ सा बना के दे दिया करें, बस दैट्स इट। तो अब मैंने एक कंट्रोल एक्शन किया, एक करेक्शन उसके अंदर की कि यार ये चीज जैसे हो रही थी वो वैसे ठीक नहीं है, तो मुझे इसको करेक्ट करना है। तो अब आप देखिए, ये सारी बातें जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक हिस्सा प्लान से रिलेटेड है, एक हिस्सा कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करना है और एक हिस्सा मॉनिटरिंग कंट्रोल। इज दैट क्लियर? ठीक है। सर क्लियर है। एक लास्ट चीज़ पूछनी जी है। जी जी। रिपोर्टिंग जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर आती है? नहीं नहीं, रिपोर्टिंग एग्जीक्यूटिंग में वो ये डिटेल आपको उससे बताऊंगा मैं, ठीक है। रिपोर्टिंग जो है डिपेंड करता है, रिपोर्ट्स जनरेट जो हो रही होती है वो यहाँ पे हो रही होती है। सो नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक, अजान का टाइम हो गया, तो मैं 5 मिनट की ब्रेक है एंड विल रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स, राइट। मैं भी इसे पॉज कर रहा हूँ, मैं मीटिंग छोड़ नहीं रहा। सो अब आपने ये देखा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन टोटल है, ये डिफरेंट प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है, और वो प्रोसेसेस प्रोजेक्ट के ऊपर 10 डिफरेंट नॉलेज एरिया से रिलेटेड है, या 10 प्रोजेक्ट के ऊपर 10 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो प्रोजेक्ट के हैं उससे रिलेटेड है। और इन प्रोसेसेस को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रोजेक्ट पर डिफरेंट मराहिल में, आइदर ड्यूरिंग इनिशिएटिंग और इन द प्लानिंग और इन द एग्जीक्यूशन, या हम फिर इसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के दौरान या क्लोजिंग के दौरान करते हैं। अच्छा, एक चीज टेक्निकली, लाइक मैंने अभी एग्जीक्यूशन कहा, बट इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग, प्लानिंग, इनिशिएटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। सो टेक्निकली इनके नाम अगर आप देखें तो ये है। ये जितने भी प्रोसेसेस हैं जिनको मैं कह रहा हूँ 49 प्रोसेसेस हैं, ये कंबाइंड होके पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, या पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अमल है, वो उसको पूरा करते हैं, ठीक है। सो इस ये जो हमारी जो पिमबॉक गाइड है, उस गाइड के अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का है, चैप्टर 2 वो एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट जिस एनवायरनमेंट पे ऑपरेट करते हैं। चैप्टर 3 वो रिलेटेड है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, लीडरशिप वगैरह वगैरह उससे रिलेटेड है। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ था 10 नॉलेज एरियाज। अब ये 10 नॉलेज एरियाज है। सो चैप्टर 4 जो है वो उस बुक का चैप्टर 4 वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। चैप्टर 5 स्कोप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 और ये 13। तो 13 चैप्टर जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये आपकी उस बुक का स्ट्रक्चर भी इसी तरह है जिसको हमने पढ़ना है। अच्छा जी, अब आगे चलें और 1-2 चीज़ें देखें। जो हम प्रोसेसेस की बात करते हैं, उन प्रोसेसेस की जो शक्ल नज़र आती है वो ये है। ये जो आपके सामने अभी आया है। ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट से, ये जो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ लिखी हुई है, सॉरी, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग से रिलेटेड 5 काम है। जिसमें दूसरा जो काम है ना वो है कि हम अपने प्रोजेक्ट पे होने वाले तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब हमारे रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम उनका कोई एनालिसिस वगैरह करेंगे, फिर उन रिस्क के अगेंस्ट कोई प्लानिंग करेंगे, रिस्पॉन्स अपने प्लान करेंगे। सो बेसिकली प्लानिंग के अंदर जो पहला काम है या दूसरा काम है वो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का है। तो मैंने आपको वो जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसकी एक शक्ल दिखाई है। अब इसमें देखें, उस प्रोसेस को करने के लिए हमें कुछ चीजें एज एन इनपुट चाहिए होंगी। जब तक ये चीजें एज एन इनपुट मेरे पास नहीं अवेलेबल होंगी, मैं अपने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता।
अच्छा, जब मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, उन चीज़ों पे मैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करूँगा। लाइक मैं अपनी एक्सपर्ट जजमेंट को यूज़ करूँगा। मैं डिफरेंट डाटा गैदरिंग की टेक्निक्स यूज़ करूँगा, जिसमें लोगों से इंटरव्यू कर सकता हूँ। कोई चेकलिस्ट बनाई हुई है रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या-क्या रिस्क पॉसिबल हो सकते हैं। या फिर मैं डाटा को एनालाइज़ करूँगा कि यार अगर फलाँ चीज़ खराब हो गई, ये चीज़ खराब हो गई, उसका क्या मसला होगा। स्वॉट एनालिसिस आपने मैनेजमेंट साइंसेज़ में लाज़मी पढ़ा होगा, ठीक है? वो क्या है वगैरह-वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब ये और मीटिंग्स करूँगा और ये सारे के सारे मैं टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपनी रिस्क को आइडेंटिफ़ाई कर लूँगा और एज़ एन आउटपुट मेरा एक रिस्क रजिस्टर बन जाएगा, जिसके ऊपर मैं तमाम रिस्क को लिख लूँगा। ये बाकी भी कुछ और है, फिलहाल मैं उसका ज़िक्र नहीं कर रहा, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। मेरे पास एक रिस्क रजिस्टर बन जाएगा, एक लॉग बन जाएगी, जिसके ऊपर सारे के सारे रिस्क लिखे जाएँगे। तो अब आप देखें हर प्रोसेस के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स, और इसी को हमने कल एक आईटीटीओस का नाम दिया था। आईटीटीओस, जिसको मैं कह रहा था इनपुट्स, फॉर आई टीटीओस मींस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड ओ मींस आउटपुट्स। ठीक है, सो ये जो आउटपुट आईटीटीओस हैं, हर प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इनपुट्स हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं। इसीलिए उस दिन मिर्जा साहब परेशान थे कि ये 49 प्रोसेसेस हैं। अब आप सोचें हर प्रोसेस के अंदर इतने-इतने टूल्स एंड टेक्निक्स और इनपुट्स हैं, तो हम ये कैसे याद करेंगे? तो आपको याद नहीं करना है, ठीक है? ये आपका कंसर्न ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं ये कहूँ कि प्रोसेसेस जो हैं वो विद इन प्रोसेसेस अगर मैं देखूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट्स। सो ब्रॉडर लेवल पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को हम 5 नॉलेज एरियाज़ में डिवाइड कर रहे हैं। और हर नॉलेज सॉरी 5 प्रोसेस ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, और विद इन हर प्रोसेस ग्रुप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज होते हैं, जिनको हम नॉलेज एरियाज कह रहे हैं। और फिर हमारे पास एक गिवन प्रोसेस ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर नॉलेज एरिया के 1 या 2 या 3 प्रोसेस होंगे, और फिर हर प्रोसेस के अंदर मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। सो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, या पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किस स्ट्रक्चर पे डिफाइन किया हुआ है, जिसको आप फ्रेमवर्क कहते हो। वो जो फ्रेमवर्क है वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि जो बिगिनर्स स्पेशली हैं उनको ये आइडिया हो जाए। अच्छा, अब इसका बताने का एक और पर्पस भी है, और वो सबके लिए है, और वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि हमारे जो पीएमपी एग्जाम है, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो ये है कि प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग के अंदर 30% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। आई एम सॉरी, जब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगा। अच्छा, प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग के अंदर 13% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ 175, आपको याद है टोटल 200 क्वेश्चन है, जिसमें 25 तो वो टेस्ट ट्रायल वाले थे ना। सो ऑलमोस्ट 22.75 या 23 क्वेश्चंस आप कह लें, वो मेरे पास इनिशिएटिंग के अंदर है। और इसी तरह प्रोजेक्ट क्लोजिंग के अंदर 7% ऑफ द क्वेश्चंस है, दैट मींस ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस जो है वो इसमें से आते हैं। अब अगर आप देखें कि 13 प्लस परसेंट ये, 7% ये दो प्रोसेस ग्रुप के अंदर है, सिर्फ दो प्रोसेस ग्रुप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनिशिएटिंग के अंदर सिर्फ दो प्रोसेसेस हैं। अगर मैं ये दो प्रोसेस अच्छी तरह से कवर कर लेता हूं, तो इनिशिएटिंग के अंदर अबव टारगेट लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और पूरे क्लोजिंग के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस है, अगर मैं वो पूरा क्लोजिंग का एक प्रोसेस अच्छी तरह कर लूं, तो यहाँ पे भी मुझे अबव टारगेट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो आपने ये टारगेट करना है कि यार ये 2 आसान है, इनिशिएटिंग के अंदर सिर्फ 2 प्रोसेस है, तो यहाँ तो मैं अबव टारगेट ले लूँगा। ये देखें इनिशिएटिंग के अंदर 13% क्वेश्चन है, तो बड़े आराम से आप अबव टारगेट ले सकते हो। क्लोजिंग के अंदर 7% है, इसमें भी बड़े आराम से ले सकते हो। हाँ, बाकी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वाक़ई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आप देखें तो प्लानिंग के अंदर 24 प्रोसेसेस हैं, जबकि एग्जीक्यूटिंग के अंदर 10 प्रोसेस सीखने हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में 12 सीखने हैं। सो ये एक आप कह लें कि अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, या जिस एरिया को हमने ज़्यादा हिट करना है, हम वो चीज़ें देखें कि यार ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि आप इनिशिएटिंग एंड क्लोजिंग में जो है ना कम स्कोर लें। व्हाई? बिकॉज़ सिर्फ 2-2 तो एक में 2 प्रोसेस है, एक में टोटल 1 प्रोसेस है। ठीक है? तो ये आपने अपना प्लान बनाना है। अब ये जो स्क्रीन के में पर आपको सामने चीज़ नज़र आ रही है, ये एक चार्ट है, ये जो मैपिंग वाला चार्ट है,
जिसमें मैंने तो प्रोसेसेस के नाम नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है? ये आपकी बुक के अंदर है। तो यहाँ पे आप देखें इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर इधर प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर पहला प्रोसेस है, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। एक्चुअल में जब आपका प्रोजेक्ट चार्टर बनता है तो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। इनिशिएट तभी होगा जब एक प्रोजेक्ट ऑफिशियली साइन हो जाएगा कि यार ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट कर दिया जाए। तो उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर कहते हैं, विल टॉक अबाउट दिस। लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस है। और यहाँ पे नीचे अगर आप आए लास्ट पे, जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, वहाँ पे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अभी हमने किया एक छोटी सी हरकत की इस तरह की कि मैंने आपको कहा कि अगर लेट्स से मुझे एक हाई राइज बिल्डिंग इस्लामाबाद में बनानी है तो मैं स्टेक होल्डर कौन कौन होंगे, मैंने 3-4 के नाम दिए। ठीक है? तो ये मेरे पास स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन का एक प्रोसेस है। जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा होता है मुझे इतना ही चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें मुझे प्लानिंग में चाहिए होंगी। ठीक है? ये सारे के सारे प्लानिंग में। अब आप विद इन प्लान आप देख रहे हैं कि अब मैं आपको ना इसका थोड़ा-सा ज़ूम करके चीज़ दिखाता हूँ कि ये मेरे पास चैप्टर 4 है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो चैप्टर 13 तक इस तरह ये पिमबॉक गाइड के चैप्टर्स जाते हैं, जो पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं उसके ये 13 चैप्टर्स हैं। सो अगर मैंने इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखा, तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर पहला प्रोसेस है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर का, जो कि इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में है। फिर प्लानिंग के अंदर है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आप पूरा बनाएँगे, ये प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप है। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस हैं। एक है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा उस प्रोजेक्ट पर जितना भी नॉलेज, डाटा, इंफॉर्मेशन बन रही है उसको मैनेज करना। तो 2 चीज़ें हैं, वो हम इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं एंड वो एग्जीक्यूटिंग के अंदर है। फिर इसी तरह मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क एक प्रोसेस ये है और परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल ये दूसरा ये है और क्लोज आउट में सिर्फ क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर क्लोज प्रोजेक्ट और फेस एक प्रोसेस है। सो इस तरह मेरे 49 प्रोसेसेस बनते हैं और हम बारी-बारी इन सारे प्रोसेसेस को शुरू करेंगे जब हम चैप्टर 4 पे जाएँगे। तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन वाला पूरा नॉलेज एरिया पढ़ेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट स्कोप वाला पढ़ेंगे, फिर हम स्केड्यूल वाला पढ़ेंगे। वन बाय वन आपको मैं ये सारे के सारे नॉलेज एरिया पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले वो जो पहले 3 चैप्टर्स हैं ना, वो आपकी एक फाउंडेशन बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जो आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता होंगी तो आप ये वाला काम भी मतलब आपको ये वाले पॉइंट्स समझ नहीं आएँगे अच्छी तरह से। सो पहले हम हमारा जो नेक्स्ट वीक पूरा इंशाल्लाह होगा, उसमें हम पहले ये 3 चैप्टर्स जो हैं, वो वाले कवर करने की कोशिश करेंगे। मेबी अ, शायद हो जाए, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि ये हो जाए 1 हफ्ते में या इससे आगे भी जा सकते हैं। और फिर हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन से काम शुरू करेंगे। ठीक है? सो ये आपके पास मैंने पहले मतलब 4 नॉलेज एरिया दिखाए और अब अगर मैं आगे लेके जाऊँ तो ये 8, 9, 10 मतलब क्वालिटी है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, रिस्क है, वो जो मैंने अभी आपको थोड़े बताए थे और उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस ये हैं। तो ये मेरे पास एक आप कह लें कि पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। अब हम इंशाल्लाह अभी अभी आपकी छुट्टी नहीं हो रही है, थैंक यू को आप थोड़ी देर भूल जाएँ। वी स्टिल हैव 45 मिनट्स। हम इन 45 मिनट्स में कुछ बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ कि हम विल स्टार्ट लेइंग द फाउंडेशन, जिसमें हम प्रोजेक्ट है क्या, उसकी डेफिनिशन से शुरू करेंगे और वो अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चन सो फार फ्रॉम एनीवन? ओके, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर। या नो फिर कोई सर, या कोई क्वेश्चन सब है? क्लियर। सब क्लियर है, गुड जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और अब हम शुरू करते हैं जो लेक्चर 2 है रीटा के अंदर। आपका मैंने रीटा का चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कवर कर दिया है एक्सेप्ट वन पार्ट और वो पार्ट था वो जो अजम्पशंस वाला था। अब अगर आप वीकेंड पे रीटा का चैप्टर 1 पूरा पढ़ लेना तो इंशाल्लाह आपका मतलब वो वाला कवर हो गया। ठीक है? इस वीकेंड पे आपका टास्क ये है कि आपने रीटा का चैप्टर 1 पढ़ना है और चैप्टर 2 के अंदर जितने टॉपिक आज मैं कवर कर लूँगा वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है? सो रीटा का चैप्टर 1 पूरा और चैप्टर 2 जितना पार्ट आज मैं कवर करूँगा ये आपने सैटरडे एंड संडे कवर करना है। उससे पीछे जो बातें मैंने पीएमपी एग्ज़ाम के बारे में बताई, अगर आपकी तसल्ली उससे हो गई है, तो उसके बारे में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन हम खुद मिलके फिल करेंगे, वो मेरी मेरी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। ओके, मैं एक दफ़ा इसको स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके ना जस्ट अ मिनट, सॉरी।
ओके, एक्चुअली मैं उसके नीचे ना टास्क बार आ रही थी। ओके जी, सो लेइंग द फाउंडेशन, ये हमारा आज कहने के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हम चीज़ें पढ़ने शुरू कर रहे हैं। और उसमें ऑब्वियसली सबसे पहली बात ये कि हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं और ये प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आज जैसे जिक्र किया थोड़ा सा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, देन गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का क्या रोल है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी बातें आज हम मतलब शुरू तो कर देंगे, ज़्यादा सारा कवर नहीं होगा, बट आप कह लें कि आज हम अपना पहला जो प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ है वो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें तमाम वो लोग जिन्हें ये डेफिनेशन रटी हुई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अटेंटिव होइएगा। पीएमपी एग्जाम के अंदर प्रोजेक्ट क्या है बाय डेफिनेशन, वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को वो टेस्ट ज़रूर करते हैं। सो बाय डेफिनेशन ये जो ग्रीन कलर में आपके सामने लिखा हुआ है, ये है प्रोजेक्ट की डेफिनेशन। हु कैन रीड इट? आप में से कोई पढ़ेंगे? तो कारिया सर मैं आप पढ़ देती हूँ। हाँ, शुरू करें। जी प्लीज। What is a project? A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result. बस अब हम It is इसको temporary. बस ठीक है, बस ठीक Okay. है, हाँ। अब इस डेफिनेशन को आपने पढ़ना है। पहली बात ये है, ये टेम्परेरी चीज है। टेम्परेरी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इसका एक डेफिनेट स्टार्ट और एक डेफिनेट एंडिंग होती है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर मैं लेट्स से शूज बना रहा हूँ। अब वो शूज की एक प्रोडक्शन हो रही है, वो बनते चले जा रहे हैं और मार्केट होते चले जा रहे हैं और सेल होते चले जा रहे हैं, सप्लाई करता जा रहा हूँ मैं। अब इसका एज सच कोई डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंडिंग नहीं है। ऑब्वियसली काम, ये फैक्ट्री किसी वक्त स्टार्ट हुई होगी और किसी वक्त शायद खत्म भी हो जाए, बट एक डेफिनेट एंडिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती। ये जो काम है ये रूटीन ऑपरेशन का है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जूतों की फैक्ट्री के अंदर एक नई मशीनरी लगानी है, पुरानी मशीनरी मेरी खत्म हो गई है। अब ये जो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी है, ये एक दिन स्टार्ट होगी और जब वो मशीनरी इंस्टॉल हो जाएगी, फुली फंक्शनल हो जाएगी, तो वहां पे मेरा ये इंस्टॉलेशन वाला काम खत्म हो जाएगा। मेरी इंस्टॉलेशन वाला जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं उसको रूटीन प्रोडक्शन के लिए, वो जो आपके नॉर्मल एक रूटीन चल रही है, उस रूटीन ऑपरेशन